Hello, aspirants. We welcome you all in the latest series of current affair of November month 2019. Today, before starting this video, we will discuss about a very important quotation. That is, procrastination is like a credit card. It's a lot of fun until you get the bill. Christopher Parker. It was said by the Christopher Parker earlier. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोकास्टिनेशन है क्या। हर एक एस्पायरेंट्स, अगर मैं एक पर्टिकुलर एस्पायरेंट की बात करूं, कोई भी एक पर्टिकुलर एस्पायरेंट या कोई भी एस्पायरेंट, आप ही में से कोई एक ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जो ये प्लानिंग करते होंगे। एंड आई हैव फाउंड मोस्टली एस्पायरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि चलो आज जो है इतना मुझे 8 घंटा पढ़ना है, आज मुझे सिलेबस कवर करना है। जब जैसे जैसे समय गुजरता है ये आपको लगता है कि चलो आज हम लोग छोड़ लेते हैं, आज थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, एक दिन जा रहा है, एक दिन में क्या होगा, फिर से हम लोग कल इस चीज़ को प्लान कर लेते हैं और फिर कल हम लोग ऐसे प्रोकास्टिनेट करते हैं, यानी हम टालते जाते हैं अपनी चीज़ों को। इस तरीके से हमारी तैयारी जो होती है, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, उसमें हिंडर आता है, इंटरप्शन आता है और हम जिस रेस में दौड़ रहे होते हैं उसमें हम एज ओवर द टाइम ग्रेजुअली हम उससे पीछे होते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाई में भी इससे दिक्कतें पैदा होती हैं और हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो प्लानिंग किया है, जो शेड्यूल आपने बनाया है कि 8 घंटा पढ़ना है या 9 घंटा, आप इस पे फोकस न करें। आप ये फोकस करें कि आज का जो मेरा प्लान है वो मेरा कंप्लीट हो रहा है या नहीं, मेरा जो सिलेबस मैंने टारगेट किया था वो मेरा कंप्लीट हुआ है नहीं। अगर आप ये करते रहेंगे तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे और मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। प्रोकास्टिनेशन एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है एस्पायरेंट्स, और ये तब तक आप इसको एंजॉय करते हैं जब तक आपके पास बिल नहीं आ जाता है, राइट। तो जब हम तब तक प्रोकास्टिनेट करते हैं, हमें लगता है कि हमारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, जब हमारा रिजल्ट आता है देन वी विल फाइंड कि अरे यार मेरा तो हुआ ही नहीं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप प्रोकास्टिनेशन करना तुरंत छोड़िए और जस्ट स्टार्ट योर डे विथ अ हैप्पी माइंड एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक हमारा जो है इन्वायरमेंट, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो नवंबर माह का ये एक एडिशन है। तो हमारा जो टॉपिक है इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर, इस पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर है क्या। हाल ही में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट यानी CGD के द्वारा प्रकाशित एक पेपर राज्य बजट का विश्लेषण करता है और उसमें बताया गया है कि पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण EFT ने राज्य वाणिज्य व्यय को प्रभावित किया है या नहीं। उस रिपोर्ट में पूरी डिटेल में इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। नाउ elaborate concept of conditional payment for environmental conservation of ecological fiscal transfer। तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरणीय कंजर्वेशन के बारे में और साथ ही साथ इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर के कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैव विविधता संरक्षण से जुड़े लागतों और लाभों को स्थानीय रूप से असमान वितरण पर्यावरण संरक्षण के लिए सशर्त भुगतानों की अवधारणा को प्रेरित करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के सेवाओं के लाभार्थी भू उपयोग निर्णय निर्माताओं को प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, और साथ ही साथ वे भुगतान को सशर्त उपलब्ध कराकर सशर्त प्रणाली की रक्षा या पुनर्स्थापना करते हैं। ये भी इसमें दिखाया गया है। साथ ही आप इसमें देखेंगे कि इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर जो है एक टाइप ऑफ कंडीशनल इन्वायरमेंटल पेमेंट्स, राइट। तो पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण जो है एक प्रकार का सशर्त पर्यावरणीय भुगतान है, जिसमें किसी देश की सरकार के उच्च स्तरों जैसे राष्ट्रीय से निचले स्तर जैसे राज्य या स्थानीय के सशर्त भुगतान शामिल है। यानी हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम द अपर लेवल टू द लोअर लेवल एज ए हायरार्चिकल बेसिस। सो EFT के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। EFT पारिस्थितिक संकेतक जैसे संरक्षित क्षेत्रों या वाटरशेड प्रबंधन क्षेत्रों के आदि के अनुसार अंतर सरकारी वित्तीय हस्तांतरण और राजस्व साक्षात्करण योजनाओं का एक हिस्सा वितरित करते हैं। ये संरक्षण एरिया यानी रीजन वाइज इस प्रकार के प्राप्त सरकारों के लिए आय का एक स्रोत बन जाते हैं एज फॉर ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। आगे का जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जैव विविधता से संबंधित राजकोषीय हस्तांतरण शासन के उच्च स्तरों पर जैव विविधता संरक्षण के लाभों के साथ स्थानीय स्तर पर सामने आई संरक्षण लागतों को समेटने का एक सशक्त माध्यम है, राइट। एक पावरफुल जिसको मीन्स हम बोल सकते हैं। साथ ही EFT को जैव विविधता संरक्षण गतिविधियों को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए स्थानीय सरकारों को इनकरेज या फिर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक अभिनव नीति साधन के रूप में देखा जाता है, जो सामान्य रूप से समाज को पारिस्थितिक लाभ
प्रदान करता है, यानी हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि एक कंडीशनल बेनिफिट उसको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि EFT हैव सेवरल पोटेंशियल एडवांटेजेस ओवर RADD प्लस और PES। सो एज फॉर माई नॉलेज, आपने शायद इन्वायरमेंट की जो बुक पढ़ी होगी शंकर IAS या जो भी स्रोत से आप पढ़ रहे हैं सोर्स से, आपने उसमें इस बारे में जरूर पढ़ा होगा कि RADD प्लस क्या होता है और PES क्या होता है। तो इस बारे में हम लोग अगला एक सेशन लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इनका जो है इन पे कई संभावित लाभ है, राइट। इनके पोटेंशियल एडवांटेजेस काफ़ी सारे हैं। तो उसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सरकार के स्तर के बीच राजकोषीय हस्तांतरण के लिए पहले से ही स्थापित संरचनाओं का लाभ ले सकते हैं, नए संस्थानों को डिजाइन करने या नए संपत्ति अधिकारों को सौंपने की आवश्यकता से बचते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, EFS यानी संभावित रूप से PES की तुलना में अधिक मात्रा में वित्त जुटा सकता है। सही आपने पढ़ा है, जिससे व्यापक कवरेज और पर्याप्त डॉलर प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन दोनों प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। हालांकि EFT सभी वन क्षेत्रों में भुगतान करते हैं। साथ ही PES के रूप में न केवल अनुबंधित क्षेत्र या RADD प्लस के रूप में वन हानि में कमी होती है इससे। अगला जो हमारा पॉइंट है, EFT आंशिक रूप से राष्ट्रीय सरकारों से अधिक स्थानीय स्तर पर प्रोत्साहन या इंकरेजमेंट करने को अनुवाद करने के लिए RADD प्लस में चैलेंजेस या चुनौतियों का सामना कर सकता है। हालांकि EFT संभावित रूप से, अगर हम बोले एज ए प्रोबेबल कंडीशन, से इंटरनेशनल RADD प्लस भुगतान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उत्सर्जन को कम करने के लिए बाहरी फंड से राष्ट्रीय सरकारों को भुगतान और वन को बचाने और बहाल करने के लिए राष्ट्रीय से राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारों के लिए EFT की भी सुविधाएं अरेंज करवाई जा सकती हैं और यह हुई हैं। हालांकि EFT में एक प्रोत्साहन तंत्र के रूप में सीमाएं भी हैं। EFT से प्राप्त धन वानिकी बजट से रहित है, जिसको बोल सकते हैं फॉरेस्ट्री बजट इसमें काफ़ी अनटाइड है, और इसे राज्य सरकारों को विवेक पर किसी भी क्षेत्र, जैसे हो गया स्वास्थ्य, हो गया एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, शिक्षा, या किसी भी बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जा सकता है। उन्हें स्थानीय सरकारों के बजटों की बराबरी के लिए या स्थानीय संसाधनों की भरपाई के लिए तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार यह हुआ कि पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को बढ़ते प्रावधान के लिए प्रोत्साहन तंत्र के रूप में EFT को डिजाइन करने के लिए केवल सीमित स्वतंत्रता हो सकती है, यानी हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस हो सकती है, लिमिटेड फ्रीडम हो सकती है EFT को डिजाइन करने के लिए एज इंसेंटिव मैकेनिज्म के रूप में। तो चलिए हम लोग इसके अलावा भी कुछ पढ़ते हैं। इसके अलावा EFT सार्वजनिक क्षेत्र के प्राप्तकर्ताओं तक सीमित है और PES के रूप में अलग अलग परिवारों को सीधे प्रोत्साहन हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। इसमें ये सारी चीज मेंशन है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि अदर मोड्स ऑफ कंडीशनल पेमेंट्स फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्या हो सकते हैं, दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं, व्यक्तिगत भुगतान के अन्य तरीके क्या हो सकते हैं पर्यावरणीय संरक्षण से या उसको लेकर। तो जो सबसे पहला पॉइंट है पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज PES, ये ध्यान देंगे आप। तो इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए भुगतान लाभार्थी भुगतान सिद्धांत पर केंद्रित है और इससे पहले से ऑन प्रोसेस्ड इकोसिस्टम सेवाओं पर एक मूल्य लगाने का अवसर प्रदान करता है। वनों की कटाई और वन निर्गम प्लस से उत्सर्जन यानी RADD प्लस आप बोल सकते हैं से उत्सर्जन कम करना, इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को वनों के नुकसान या उनके क्षरण के संरक्षण के लिए क्षतिपूर्ति करना है। तो आप ये ध्यान देंगे कि रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्लस, जिसको हम बोल सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसके बारे में हम लोग एक सेशन लेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। साथ ही साथ इस सेशन को लेकर आगे चलते हुए हम लोग ये भी ध्यान देंगे कि EFT में, भारत में EFT को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या विकास हुए हैं, हम लोग इस बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करीब 1990 की बात है कि अब ब्राज़ील संरक्षित क्षेत्रों यानी PA, यानी ब्राज़ील एक पहली ऐसी कंट्री बन गई जो कि उन्होंने EFT को इंट्रोड्यूस किया था। तो उनके द्वारा लगाए गए भू उपयोग प्रतिबंधों की नगर पालिकाओं की क्षतिपूर्ति करने के लिए EFT शुरू करने वाला पहला देश बन गया। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि 2014 यानी 2014 तक EFT के कुछ उदाहरणों में आप बोल सकते हैं अधिकतर संरक्षित क्षेत्र शामिल थे। वित्त वर्ष 2014-2015 में दुनिया के पहले EFT को भारत में लागू किया गया था, जब
14वें यानी 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई, यानी 14वां वित्त आयोग एफसी ने प्रत्येक राज्य को केंद्र सरकार द्वारा वितरित वार्षिक कर यानी जो एनुअल टैक्स हम बोल सकते हैं, राजस्व की मात्रा निर्धारित करने के लिए उपयोग के लिए नए फॉर्मूले में फॉरेस्ट कवर जोड़ा था। साथ ही 14वें जो यानी हम बोल सकते हैं एफसी यानी फाइनेंस कमीशन जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसने राज्यों के बीच 2013 के आसपास राज्यों के वन आवरण को राज्यों के बीच क्षैतिज विचलन सूत्र के एक तत्व के रूप में पेश किया, जिसमें 2015 या 2016 से 2019-2020 के माध्यम से राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले कर राजस्व का 7.5% शामिल है। साथ ही हम इसमें यह भी देखेंगे एस्पायरेंट्स ये मुख्य रूप से 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले वनों के अन्य उपयोगों में परिवर्तित करने के लिए राजकोषीय विकलांगता के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए किया गया था। उच्च वन आच्छादन वाले राज्य द्वारा आयोग के परामर्श में लगातार उठाए गए एक मुद्दे या ईशान के रूप में काम कर रहे थे। साथ ही साथ फॉरेस्ट कवर अनुपातिक धन पहले 12वीं और 13वीं वित्त आयोगों द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराया गया था, लेकिन 14वें एफसी यानी फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें अपने पूर्ववर्तियों से 3 महत्वपूर्ण मामलों में भिन्न थी। वो कौन कौन सी थी इसमें हम लोग देखते हैं। 14वें एफसी ने कुछ मात्रा में 30 से 250 गुना बड़े वित्त की सिफारिश की थी। साथ ही 13वें एफसी द्वारा की गई या फिर दी गई निधियों के 3/4 यानी जिसको हम बोल सकते हैं 3/4 की रिहाई कार्यस्थलों की तैयारी और अन्य पूर्व स्थितियों पर आकस्मिक थी। इसके विपरीत वहीं ईएफटी की रिहाई बिना किसी पूर्व शर्त के स्वचालित थी। जो तीसरा हमारा पॉइंट है, माफ़ कीजिएगा मैंने वहाँ पे थर्ड पॉइंट नहीं दिया, 12वीं और 13वीं एफसी से अनुदानों या फिर अनुदान राज्यों द्वारा वन संबंधित बजट मदों पर खर्च किया जाना था, जबकि ईएफटी राज्यों के सामान्य बजट में शुद्ध हस्तांतरण के रूप में काम करते हैं, जो केंद्र राज्य के स्थानांतरण के 14वें फाइनेंस कमीशन द्वारा एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। सामान्य प्रयोजन स्थानांतरण के लिए निर्धारित अनुदान से भुगतान करने के भी इसमें शामिल थी, जो भी एक पैटर्न एक प्रोसेस इसमें शामिल थी। तो एक पॉलिसी रिकमेंडेशन की गई थी, कुछ नीति सिफारिशें की गई थी, उस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सीडीजी अध्ययन यानी सीडीजी के अध्ययन के अनुसार, जो अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट वाज सीडीजी, तो ये स्वीकार करते हुए कि यह संभवतः बहुत जल्द ही वन कवर पर एक प्रभाव का पता लगाने के लिए निम्नलिखित टिप्पणियों से बना है। यानी ईएफटी द्वारा जिसको हम बोल सकते हैं प्रदान या फिर प्रोवाइड किए गए राजकोषीय अवसर, यानी हम जिसको बोल सकते हैं फिस्कल अपॉर्चुनिटीज पर राज्य सरकारों का ध्यान बढ़ सकता है। दे विल कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि उनकी अपेक्षा से हो सकती है कि 2019 से परे क्षैतिज विचलन सूत्र के एक तत्व के रूप में वन कवर को बरकरार रखा जाए। मे भी हो सकता है ऐसा। तो साथ ही देखते हैं कि फिर भी यह उन कारणों पर विचार करने योग्य है कि सुधार का ध्यान देने योग्य प्रभाव क्यों नहीं हो सकता है, एक नोटिसेबल इफेक्ट क्यों नहीं हो सकता है। सो फॉर दिस हम लोग आगे का जो न्यूज़ है वो देखेंगे। हालांकि निकट भविष्य में राज्य के राजस्व में, यानी हम बोल सकते हैं कि उनके यहाँ पे जो फिस्कल जो पॉलिसीज है उनके प्रस्ताव आज सार्वजनिक नीति में बदलाव को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। इस प्रकार की चीज़ें उसमें मेंशन थी। साथ ही साथ राजकोषीय प्रोत्साहन नीति को प्रभावित करने के लिए ये बहुत छोटा हो सकता है, जबकि पूर्ण शब्दों में बड़ा, और ईएफटी के प्रति वर्ष $5.7 बिलियन अभी भी कुल राज्य राजस्व का लगभग 2% है। या ये भी हो सकता है कि बहुत अधिक वनों की कटाई राज्य सरकार के प्रभाव से परे हो, उनके ऑथराइजेशन में आता ही नहीं हो, उनके अधिकार में आता ही नहीं हो। सो इस पृष्ठभूमि में 15वें फाइनेंस कमीशन के पास राज्यों को अधिक से अधिक निश्चितता या फिर अपॉर्चुनिटी देने का, जिसको हम बोल सकते हैं एक सर्टेनिटी देने का अवसर है, और साथ ही वन आच्छादन में वृद्धि को प्राप्त राजस्व में वृद्धि के साथ पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसा उसमें मेंशन भी किया गया था। इसे ऐसा करना चाहिए कि 1 और 5 वर्ष के क्षैतिज विचलन सूत्र में जंगलों को रखना, मतलब कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। उस वर्ष को अघतन करना जिसके लिए वन आवरण 2014 से बाद के वर्ष तक मापा जाता है, यानी उदाहरण के तौर पे 2019 के रूप में हम लोग ले सकते हैं जैसे हुआ था।
ऐसा करने से भारत की EFT-1 की रक्षा करने वाली और करने और पुनर्स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव तंत्र के रूप में अपनी क्षमता को पूरा कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए भारत के व्यापक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हिस्सा बन सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पहले ही बोला था कि द मोस्ट ऑफ द फैक्ट विल इफ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी बेस कमजोर है, उसके लिए आपको इन्वायरमेंट का बुक पढ़ना होगा, चाहे जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं। सो बी फोकस ऑन योर स्टडी, स्टे एट होम एंड बी हैप्पी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।